हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपको आज इतिहास की पूरी बुक करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर की जो कह सकते हैं पूरी बुक है, जिसमें भारतीय इतिहास के 300 से लेके 1200 तक के जो भी इतिहास के राजवंश है उसके बारे में बताऊंगा। और पूरी की पूरी बुक में आप ये सब देखोगे कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। लेकिन ये सारे के सारे नोट्स में आप देख लेना, अभी जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं और आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें ये डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर वीडियो आपने देख ली तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, बेनिफिटेबल है। इसके बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर करा दूंगा। ठीक है, चैप्टर्स तो आप मान ही लो कि वो हो जाएगा। ये एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा भारत का इतिहास पता चल जाएगा जो 300 से लेके 1200 ईस्वी तक का है। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहली इकाई जो है जिसे कहते हैं स्रोतों का सर्वेक्षण। स्रोत क्या होते हैं आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, आप पढ़ने क्या जा रहे हो। जब भी कभी कोई इतिहासकार, जिसे हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक, अभिलेख शास्त्री, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, जो पुराने इतिहास की क्या करता है, खोज करता है। तो जब भी कभी वो पुराने इतिहास की खोज करने जाता है उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके सामने कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्या को जानने से पहले वो ये चीज जानने की कोशिश करता है कि इतिहास को लिखा कैसे जाता है। तो इतिहास को स्रोतों के माध्यम से लिखा जाता है। स्रोत क्या होते हैं? स्रोत, साक्ष्य, सबूत, ठीक है, एविडेंस बोल लो, प्रूफ बोल लो, यानी जिससे हमें पुराने इतिहास की क्या मिल रही है, जानकारी। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपका जो पहला यूनिट है उसमें यही है, साहित्यिक स्रोत क्या है। देखो स्रोत तो दो प्रकार के, साहित्यिक, पुरातात्विक। साहित्यिक क्या होते हैं? साहित्यिक स्रोत हमेशा लिखित रूप में पाए जाते हैं। अब लिखित रूप में कुछ भी हो गया वो मैं आपको डीपली इसमें सब बताऊंगा। दूसरे तो पुरातात्विक। पुरातात्विक जो होते हैं जो हमें विजुअली दिख रहे हैं, जैसे कि आपका बोर्ड हो गया, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें क्या है, विजुअली दिख रही है, जिसे हम छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। तो इस पूरे यूनिट के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान देना, आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, ये हर बार आता है, हर बार। तो ये आपको सिर्फ सुनना है, समझना है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, साहित्यिक स्रोत तथा पुरातात्विक स्रोत से आप क्या समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, साहित्यिक स्रोत होते क्या है। साहित्यिक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो हमेशा लिखित रूप में पाए जाते हैं, यानी इनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। और अगर हम बात करेंगे तो साहित्यिक स्रोतों के कई सारे टाइप्स हैं, उन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन पहले मैं पुरातात्विक के बारे में भी बता देता हूँ। पुरातात्विक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो हमें भौतिक रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इससे हमें इतिहास की क्या मिलती है, जानकारी। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य वह साहित्य होते हैं जो मुख्यतः धर्म से संबंधित होते हैं। अर्थात धर्म से संबंधित ऐसी बहुत सारी पुस्तकें जिनसे हमें भारत की क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी, और हम इतिहास का पुनः उजागर कर सकते हैं। धार्मिक साहित्य में कई सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है वेद। प्राचीन काल में वेदों का निर्माण किया गया था। कहते हैं गंगा घाटी के किनारे बहुत सारे ब्राह्मण थे और उन सारे ब्राह्मणों ने लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व में कई सारे वेदों की रचना की, जिसमें है सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। कहते हैं इन सारे के सारे ब्राह्मणों ने इन वेदों की रचना की, और इन वेदों की रचना करने के पश्चात कई सारे नियमों को लिखा, और वही सारे नियम और इन्हीं वेदों के माध्यम से हम संपूर्ण कह सकते हैं भारत का चित्रण प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी हमें भारत के बारे में जानकारी मिल जाती है। नंबर 2 है जिसे कहते हैं पुराण। पुराने समय में ही ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं पुराणों की रचना की गई थी। ये सारे के सारे जो पुराण होते हैं ये भी लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच में लिखे गए थे। अब ये 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच में लिखे गए, इसमें भी कई सारी कहानियां हैं, कई सारी चीजें हैं। इसमें जैसे भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बताया गया है। तो ये वो पुराण है जो भी हमें क्या देंगे, भारत की जानकारी देंगे, और इससे हम इतिहास को पुनः उजागर कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, महाभारत। आप सबको पता है महाभारत कुरु कह सकते हैं, कुरु जो महाजनपद था उसकी राजधानी हस्तिनापुर को लेकर हुई थी। और इसमें दो जो कह सकते हैं समुदाय थे, एक ही परिवार के दो समुदाय, एक थे कौरव दूसरे थे पांडव। दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़कर कह सकते हैं पूरी जिंदगी
अपनी इसी में निकाली और ये देखा गया कि कौन ज्यादा बलशाली है, नियम कैसे हैं, समाज कैसा है, उन नियमों में लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की हमें इसमें क्या मिल रही है, जानकारी। तो महाभारत भी एक साहित्यिक स्रोत है और उस स्रोत से हम संपूर्ण भारत की क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है जिसे कहते हैं रामायण। सबको पता है प्रभु श्री राम ने, जो रामायण का उल्लेख हम करते हैं उसमें प्रभु श्री राम ने क्या किया था, प्रभु श्री राम ने सीता माता को बचाने के लिए लंका तक का सफर तय किया। उनके बीच में इस सफर में जो उनके सामने समस्याएं आई, उन सभी समस्याओं को क्या किया, उन्होंने पार किया, फिर जाकर सीता माता को बचाया। तो ये भी तो एक साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें संपूर्ण भारत की क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। तो ये हमारे कौन से स्रोत है जिसे हम क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत। आगे चलते हैं, हमारा जो दूसरा सबसे मेन पॉइंट आता है जिसे कहते हैं गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य मैंने आपको बताया धर्म से संबंधित होंगे। दूसरा है गैर धार्मिक। गैर धार्मिक साहित्य वे साहित्य होते हैं जिनका संबंध धर्म से नहीं होता, उनके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान से सुनना। गैर धार्मिक साहित्य के कुछ प्रकार है। सबसे पहला है उपन्यास। अब ये जो उपन्यास होते हैं ये कल्पनात्मक कहानी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इमेजिनरी चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये भी तो हमें जानकारी देते हैं। अब जैसे बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो पुस्तकों में तो लिखी गई है लेकिन उनका असली स्वरूप नहीं है, उन्हें उपन्यास की संज्ञा दी गई। यानी वो ऐसी चीजें हैं जो साहित्यिक रूप में हमें क्या कर रहे हैं, हमें इतिहास बता रहे हैं। दूसरा है जिसे कहते हैं कविता। अब ये जो कविता है ये भी गैर धार्मिक साहित्य है जिसमें हर व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करने की क्या करता है, कोशिश करता है। वो हर चीज को बताएगा कि मतलब अपने तरीके से बताएगा और ये भी हमें क्या करेंगे, जानकारी देंगे। तो ये कविता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये गैर धार्मिक साहित्य में आता है। जो तीसरा पॉइंट है जिसे कहते हैं जीवनी। आप देख लो नोट्स में सब कुछ मैं बताता जा रहा हूं, ठीक है, ये पढ़ भी लेना साथ के साथ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जीवनी क्या होती है, किसी एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताती है। तो इस जीवनी से भी हमें क्या मिलती है, इस जीवनी से भी हमें साहित्यिक रूप में जानकारी मिलती है। और जो चौथा पॉइंट है वो है लेख। और ये जो लेख होते हैं ये किसी भी प्रकार में हमें लिखित रूप में मिलते हैं और इससे भी हमें क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। तो ये हमारा था जिसे हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत, जो हमेशा क्या मिलते हैं हमें, लिखित रूप में। लेकिन साहित्यिक स्रोत में मैंने आपको बताया पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य। एक तीसरा पॉइंट और जो सबसे ज्यादा मेन आता है जिसे कहते हैं विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य वह साहित्य होते हैं जो मुख्यतः विदेशों से आए हुए यात्रियों ने लिखे। और ऐसे ही कुछ यात्रियों के बारे में और उनके यात्रा वृत्तांतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनना। जल्दी इस यूनिट को खत्म करते हैं ताकि नेक्स्ट यूनिट की तरफ चल सके। सबसे पहला है जिसे कहते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। मौर्य वंश के बारे में आपने पढ़ा होगा और उस मौर्य वंश में जो कह सकते हैं चंद्रगुप्त था, उसकी जो पहली पत्नी थी जिसका नाम था हेलेना, वो यूनान से आई थी। और यूनान से ही उस हेलेना का एक महामंत्री था जिसका नाम था मेगास्थनीज। उसने पूरे भारत के बारे में लगभग कह सकते हैं 10 साल तक शासन चलाने में अपनी भूमिका निभाई और एक बुक का निर्माण किया जिसे इंडिका के नाम से जाना जाता है। यह इंडिका हमें संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी देती है और जो इंडिका पुस्तक है वो भी लिखित रूप में। तो ये भी हमें क्या दे रही है, जानकारी। प्रश्न को समझ लो आप अच्छे से कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक में जो कुछ भी लिखित रूप में होता है वो सब हम जानते हैं। ठीक है, मैंने पॉइंट्स को कैटेगराइज कर रखा है, पहले ध्यान से इसे पढ़ा करो, ठीक है, फिर सुन भी लिया करो। अब बात करते हैं, अगला है जिसे कहते हैं किताब उल हिंद। अली ब्रूनी जो भारत में लगभग 1017 में आया था, उसने भी आके भारत के बारे में क्या किया, भारत के बारे में हर चीज के बारे में देखा। भारत में भाषा कौन सी बोली जाती है, संस्कृति कैसी है, लोग कैसे खाते हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या नीतियां चला रहे हैं, सबके बारे में उसने क्या किया, देखा। लेकिन जब उसने ये सारी चीजें देखी तो ये देखने के बाद एक बात जो सबसे ज्यादा समझ में आती है, उसने भारत का एक चित्रण प्रस्तुत किया और उसकी जो बुक का नाम है जिसे कहते हैं किताब उल हिंद। उसमें उसने सब कुछ बताया, धर्म के बारे में, त्योहार के बारे में, रीति रिवाज के बारे में और माप तोलन विधिया के बारे में। ये कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में उसने इसमें क्या किया है, बताया है। तो इससे भी हमें क्या मिल रही है, भारत की जानकारी मिल रही है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करते हैं। पुरातात्विक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो मुख्यतः हमें भौतिक रूप में पाए जाते हैं और ये भौतिक रूप में होते हैं, इसमें हमें हर चीज के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अभिलेख, मूर्तियां, स्मारक हो गए, सिक्के हो गए, ये सारी वो चीजें हैं जिससे हमें क्या मिलेगी,
पुराने इतिहास की जानकारी मिलेगी। इन्हें हम पुरातात्विक स्रोत में कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सिक्के। तो सिक्के, प्राचीन काल में बहुत सारे राजाओं ने अनेक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन करवाया था और उन्हीं सिक्कों के माध्यम से हमें संपूर्ण भारत की जानकारी मिल रही है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने आहा सिक्के चलाए थे और उसके साथ साथ हिंदू यूनानी शासकों ने प्रतिमा वाले सिक्के चलाए। प्रतिमा मतलब उनमें उनकी तस्वीरें होती थी। तीसरा है जिसे कहते हैं कुषाण शासक, उन्होंने सोने के सिक्के चलाए। और चौथा है जिसे हम कहते हैं गुप्त शासक, उन्होंने उच्चतम सोने के सिक्के चलाए। अब इन सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है, इन सिक्कों से हमें ये पता चलता है ये सिक्के कब बनाए गए, किसने बनाया और इसे किस भाषा में लिखा गया है, सब कुछ। जैसे आप ये सब देखो, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, ये हमारे सामने 10 का सिक्का है। इसमें क्या लिखा है, भारत, इंडिया, सत्यमेव जयते और सही शीर्ष की मूर्ति है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है ये इंडिया का सिक्का है। ठीक है, आप इसकी दूसरी साइड देखोगे तो यहाँ देखो 10 रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, 10 रुपीज लिखा है, 10 रुपए लिखा हुआ है। तो ये हमें क्या दे रहे हैं, ये हमें जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे ही प्राचीन काल में भी बहुत सारे सिक्के थे जो हमें क्या देते हैं, जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, मूर्ति। आजकल लोगों को देखा जाता है, आप सब देखोगे ना, लोग जो बड़े बड़े नेता वगैरह होते हैं वो अपना कह सकते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बड़े बड़े बैनर बनवाते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ये सारे के सारे जो लोग थे ये क्या करते थे, ये अपने लिए मूर्तियां बनाते थे, बड़ी बड़ी मूर्तियां। और वो मूर्तियां जो है वो भौतिक रूप में है। ठीक है, उन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और वो मूर्ति से हमें जानकारी मिलेगी नहीं मिलेगी, आराम से मिलेगी। तो प्राचीन काल में अनेक प्रकार के राजाओं ने बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण करवाया जिससे हमें संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी मिलती है और यह पुरातात्विक एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अभिलेख। अभिलेख वह लेख होते हैं जो लिखित रूप में पाए जाते हैं और इनको हम बहुत सारी चीजों के बारे में, इससे हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि ये खुरदरी सतह पर भी लिखे जाते हैं, ये हाथी दांत पे भी लिखे जाते हैं, ये मिट्टी पे भी लिखे जाते हैं। ठीक है, ये पत्थरों पे भी लिखे जाते हैं, लेकिन जो पत्थरों पे होते हैं उन्हें मुख्यतः शिलालेख कहते हैं। तो अभिलेख वह लेख है जो लिखित रूप में पाए गए हैं और जो हमें प्राचीन काल के बारे में क्या दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसे कहते हैं स्मारक। स्मारक क्या है, स्मारक हमारी बहुत सारी मूर्तियां, भवन, ये सब है, और इन सभी मूर्तियों से भी हमें क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्मारक भी हमारे सामने एक पुरातात्विक स्रोत है, क्योंकि प्राचीन काल की अगर मूर्तियां देखी जाए, भवन देखे जाए, टूटे फूटे मिलेंगे और उससे भी हम भारत की क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मुद्दा यही था कि हमें प्रश्न क्या देखना था, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। पुरातात्विक स्रोत तथा साहित्यिक स्रोत वह स्रोत है जो हमें संपूर्ण भारत या किसी भी देश की जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनकी सहायता से हम प्राचीन इतिहास को आसानी से उजागर कर सकते हैं। हमें अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद इसमें कुछ सीमाएं हैं कि जब एक इतिहासकार इतिहास की रचना करता है तो उसके सामने कौन कौन सी समस्या आती है। ये आपने पॉइंट समझ लिए तो आपका पहला यूनिट खत्म हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन आता है इसमें से, या तो पुरातात्विक स्रोत आएगा या साहित्यिक स्रोत आएगा, या फिर आ जाएगा पुरातात्विक तथा साहित्यिक स्रोत दोनों का वर्णन करो। तो इसकी कुछ सीमाएं हैं। साक्ष्यों की सीमाएं, साक्ष्यों का मिट जाना। जो सबूत होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, वो समय के साथ क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। अब जब वो मिट जाएंगे तो हमें भी क्या होगी, दिक्कत होगी, हमें पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमें ये बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। सेकंड पॉइंट है साक्ष्यों का अधूरा होना। कई बार साक्ष्य क्या होते हैं, हमें अधूरे प्राप्त होते हैं, यानी जल गए, फट गए, गायब हो गए। तो ये क्या है, साक्ष्य हमें अधूरे प्राप्त होते हैं, जिससे भी हमें क्या आती है, दिक्कत आती है। तीसरा पॉइंट है जिसे कहते हैं साक्ष्यों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना। जो साक्ष्य होते हैं ना, जो सबूत होते हैं, वो हल्के ढंग से अगर लिखे रहते हैं। आप सबने बचपन में पेंसिल का प्रयोग किया होगा, आज भी बहुत सारे लोग पेंसिल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ना जो पेंसिल होती है वो धीरे धीरे करके उसकी लिखावट क्या होने लगती है, मिटने लगती है समय के साथ। ऐसे ही जो सबूत होते थे वो समय के साथ क्या हो जाते थे, मिट जाते थे। ये भी हमारे सामने क्या आती थी, दिक्कत। और लास्ट पॉइंट है भाषा शैली का समझना आना। अगर हम इतिहास की पुनर्रचना करने जा रहे हैं तो हमें वहां की भाषा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर हमें भाषा समझ नहीं आती तो भी हमें बहुत ज्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है। तो ये आपका पहला यूनिट था जिसमें मैंने आपको कई सारी चीजें बताई, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो पहला यूनिट आपका मैंने खत्म करा दिया है। सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। सेकंड यूनिट का नाम क्या है, गुप्त और वाकाटक प्रशासन। मतलब कि गुप्त शासन क्या था, वाकाटक वंश क्या था, इनके बारे में बात करनी है, इनकी संस्कृति बतानी है, समाज बतानी है, अर्थव्यवस्था बताना है। तो ज्यादातर जितने भी मैं आगे चल के वंश पढ़ाऊंगा इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। तो सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं।
इसका सबसे पहला क्वेश्चन है जिसे कहते हैं गुप्त वंश के उद्भव की जानकारी दीजिए। पहले हमें इंट्रो देना पड़ेगा। गुप्त वंश क्या है? मौर्य वंश के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली रूप में उत्तर भारत में जिस वंश की स्थापना हुई थी उसे गुप्त वंश कहा जाता है। इस गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्रीगुप्त के द्वारा। और इसका जो टाइम पीरियड माना गया है वो माना गया 320 ईस्वी से 550 ईस्वी। इस पूरे टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो क्या हुआ, कैसे राज्य चलाया गया, कैसी नीतियां बनाई गई, सबके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। गुप्त वंश जो उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण वंश है, इसकी स्थापना 320 ईस्वी में की गई थी। श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। सन 550 तक ईस्वी तक अगर देखा जाए तो इस वंश को आगे बढ़ाया गया और इसकी कई सारी नीतियां और कई सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से सुनिए। गुप्त वंश के उद्भव के कारण, मैंने ये पूरी सोल की बुक को पढ़कर उसमें से कई सारी चीजें छांट छांट के आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए। इसको, मेरी बातों को ध्यान से सुनो भी और इसके साथ साथ इसे पढ़ो भी। अगर आपने ये कर लिया आपका एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छे से आएगा। गुप्त वंश के संस्थापक, सन 320 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा इस वंश की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। सबसे पहला पॉइंट यही है। अब बात करते हैं, इसमें हमें बहुत सारी जानकारी तो नहीं मिल पा रही है लेकिन फिर भी हम पूरे के पूरे इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट बताता हूं आपको, गुप्त वंश का विस्तार। गुप्त वंश का जो विस्तार था वो श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच द्वारा किया गया। श्रीगुप्त ने तो स्थापना की लेकिन वो इसका ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए। विस्तार किसने किया? घटोत्कच ने। घटोत्कच वो व्यक्ति है जिसने गुप्त वंश का बहुत ज्यादा विस्तार करने में अपनी भूमिका निभाई है। इसके बाद भी और भी आएंगे शासक जिन्होंने उससे भी ज्यादा विस्तार किया, लेकिन श्रीगुप्त से ज्यादा विस्तार किसने किया? घटोत्कच ने किया। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, समृद्धि और विकास। अपने साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी लोग थे उनको समृद्ध करने की कोशिश की, उनको सारी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की। ये सारी सुविधाएं उनको धीरे धीरे करके प्रदान होगी तो उन्हें बहुत ज्यादा क्या होगा? फायदा होगा। और इसी में उन्होंने नई नई कला के बारे में सीखना शुरू किया, साहित्य के बारे में उन्हें ज्ञान हुआ और धीरे धीरे करके उन्होंने इसी नीतियों को आगे बढ़ाने की क्या की? कोशिश की। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। श्रीगुप्त वो है जिन्होंने तीसरी शताब्दी के अंत में शासन की शुरुआत कर दी थी, यानी 320 से पहले ही। और 320 के बाद गुप्त वंश का उद्धार हुआ था और इससे पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला है जिसे कहते हैं घटोत्कच, वो इनके पुत्र थे जिन्होंने इस साम्राज्य को और ज्यादा क्या किया? विस्तारित किया। तीसरा है जिसे कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, उनके बेटे थे चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने भी इनका विस्तार किया। राज्य का विस्तार करेगा, हर एक शासक आता है राज्य का विस्तार करेगा, आसपास के पड़ोसी राज्यों से लड़ेगा जिससे उन्हें बहुत ज्यादा क्या मिलेगी? जीत मिलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त वो व्यक्ति था जिसने गुप्त साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया है। सबसे महत्वपूर्ण शासकों में अगर जिसे गिना जाता है वो समुद्रगुप्त है और उसी के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। इन्होंने कई सारे अपने सैन्य अभियान भेजे, ठीक है, कई सारे राजाओं पर जीत प्राप्त की, उसके बारे में भी बताया गया। और जो समुद्रगुप्त का बेटा था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रम द्वितीय भी कहा जाता है। क्योंकि अपने दादा के छवि पे था इसलिए इसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहा गया। और इसने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और साम्राज्य को और ज्यादा विस्तारित करने की कोशिश की। ये कुछ वंश है, एक आध करके धीरे धीरे करके अगर इन वंशों के बारे में तुम बता दोगे तो आपका जो उत्तर होगा बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद जो उसका बेटा था कुमारगुप्त प्रथम, इसने भी क्या किया? इसने भी अगर देखा जाए तो अपने पिता के बाद शासन किया और वहीं पे आस पड़ोस में जो कह सकते हैं हूण शासक थे, हूणों को हराया था। अब ये वो शासक है जो वहीं पर थे, उनको पराजित किया। तो मेनली आपको जो पूरे वंशों में पढ़ना है वो यही पढ़ना है, शासक कौन है, स्थापना किसने की, किसको पराजित किया और कितनी ज्यादा मात्रा में विस्तार किया। ये चारों चीजें अगर आपको पता है तो आप किसी भी राजवंश के बारे में आसानी से बता दोगे। इसका बेटा था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या किया? उसने भी हूणों को हराया और गुप्त साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की कि मतलब गुप्त साम्राज्य पूरा का पूरा स्थिर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है जिसे कहते हैं पुरुगुप्त। पुरुगुप्त वो थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को और ज्यादा मात्रा में क्या किया? आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं, ये तो गुप्त साम्राज्य के मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब कुछ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जिसे कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की विशेषता बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम कौन था, इसकी विशेषता करना है। सबसे पहला है राजनीतिक उपलब्धियां, महाराजा धीराज की उपाधि।
आप सबको पता है हमारे देश में पहले रजवाड़े होते थे, हर एक राज्य का एक राजा होता था। महाराजा धीराज का मतलब क्या होता है? सभी राज्यों का राजा, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सभी राज्यों में अपनी भूमिका निभा रहा है और उन सबका राजा बन रहा है, इसी को क्या कहते हैं? महाराजा धीराज। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा जिसे हम कहते हैं गुप्त साम्राज्य का विस्तार। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने के पश्चात इन्होंने गुप्त साम्राज्य का बहुत बड़े स्तर पर क्या किया था? विस्तार किया था। उसके बारे में भी बात करते हैं। इन्होंने क्या किया? अपने आसपास के जितने भी इनके इलाके थे उन सब पे इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, और जैसे जैसे अधिकार करते गए वैसे वैसे इनका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ? क्योंकि इसमें इन्होंने ये चीज देखी थी कि ये कमजोर राज्य है, इस पे अपना अधिकार कर लो, ये कमजोर राज्य है, इस पे अपना अधिकार कर लो। जैसे जैसे कमजोर राज्यों पे अपना अधिकार करते जाएंगे उनका राज्य का विस्तार और ज्यादा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। लिच्छवी वंश के साथ विवाह। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश के साथ अपना विवाह किया था, और विवाह करने के पश्चात उनकी साम्राज्य शक्ति में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। ये विवाह का प्रस्ताव था, ठीक है, लिच्छवी वंश की तरफ से आया और इन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब मेन की तरफ चलते हैं। आर्थिक और सामाजिक सुधार, कृषि और व्यापार का विकास। अरे भाई आप ये देखो, एक राजवंश के बारे में पढ़ रहे हो, यहाँ पर कृषि और कह सकते हैं व्यापार के बारे में बात करते हैं। कृषि, कृषि के लिए इन्होंने क्या किया? जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने क्या किया? कृषि के लिए कुएं खुदवाए, तालाबों का निर्माण करवाया, सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाई, ताकि राज्य के अंतर्गत हर व्यक्ति को क्या मिले? मौका मिले। किस चीज का? कृषि करने का। और व्यापार में क्या किया? व्यापार में भी इन्होंने छूट दी लोगों को कि आप कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की क्या नहीं होगी? रोक टोक नहीं होगी। धीरे धीरे करके जब व्यापार में फायदा होने लगा तो राज्य को अधिक से अधिक मात्रा में कर मिलने लगा, जिससे राज्य को बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा? लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। न्याय और प्रशासनिक सुधार। गुप्त वंश के अंतर्गत हर व्यक्ति को न्याय दिया जाता था, और यदि किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता था तो वो राजा के प्रति क्या करता था? अपने गलत विचारों को प्रस्तुत करता था। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने न्याय को अधिक से अधिक मात्रा में फैलाने की कोशिश की और हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की क्या की? कोशिश की। न्याय और प्रशासनिक सुधार। अब बात करते हैं न्याय के बारे में। जब राज्य के अंतर्गत हर व्यक्ति को न्याय मिलने लगेगा तो वो राजा का सम्मान करेगा, और इस वजह से गुप्त साम्राज्य में हर व्यक्ति को क्या मिल रहा था? न्याय मिल रहा था, जिस वजह से राजा की जो छवि थी, जो राजा के प्रति प्रजा का सम्मान था, वो धीरे धीरे करके क्या होने लगा? ऊंचाइयों पर पहुंचने लगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। शिक्षा और संस्कृति का विकास। एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि वो अपने राज्य की प्रजा के लिए शिक्षा प्रोवाइड करा सके, और इसीलिए उसने क्या किया था? चाहे अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण रूप से क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। अब आगे चलते हैं। सैन्य और रणनीतिक विशेषताएं। ये भी पॉइंट आप बता दोगे, आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, ये आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आगे देखो, सैन्य और रणनीतिक क्षमताएं। सैन्य अभियानों की सफलता। इन्होंने दूर दूर के क्षेत्रों में अपने सैन्य अभियान भेजे, मतलब कि पूरी की पूरी सेना को इकट्ठा किया जाता था और दूसरे इलाकों में भेजा जाता था कि वहां जाएंगे, वहां जाकर उनके ऊपर कब्जा करेंगे। जैसे ऐसे करके धीरे धीरे करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर कब्जा करते थे, तो वहां इन्हें बहुत ज्यादा क्या होता था? फायदा होता था। और उस फायदे के साथ साथ ये पूरे के पूरे क्षेत्र में अपना डंका फैलाने में समर्थ हुए थे। मतलब हर जगह पे चल किसकी रही है? गुप्त शासकों की चल रही है। तो इनके टाइम पीरियड में इन्होंने अपने लोगों के मध्य अपना पूरा का पूरा कह सकते हैं दबदबा बरकरार रखा था। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। रणनीतिक गठबंधन। रणनीतिक गठबंधन में आप ये देखते हो कि जो राज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके साथ ये लोग संधि कर लेते हैं, और जो कमजोर होते हैं उनके ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं। इस वजह से सारे के सारे इलाकों पे ये क्या कर पा रहे थे? अपना अधिकार कर पा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सैन्य संगठन और प्रशिक्षण। गुप्त शासकों ने कई सारे कह सकते हैं सैन्य संगठन बनाए थे। सेना कई प्रकार की थी और उन सारे सेनाओं से कार्य करवाया जाता था, और प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता था। प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग। जितनी ज्यादा सेना को ट्रेनिंग दी जाएगी उतनी ज्यादा वो पावरफुल होगी, और वो पावरफुल होगी तो राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार भी होगा और अपने साम्राज्य का विस्तार होगा। ये आपका ये वाला क्वेश्चन था। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समुद्रगुप्त की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त कौन है? समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक है।
इसका जो टाइम पीरियड है वो माना गया है 335 से 375 ईस्वी। और इसमें इन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक उपलब्धियों की। उत्तर भारत का एकीकरण। समुद्रगुप्त ने क्या किया कि उत्तर भारत में जितने भी राजा वगैरह थे उन सबको अपने अधीन किया। अधीन करने के साथ साथ सबको एक साथ जोड़ के रखा ताकि कोई बाहरी शक्ति आकर इनके ऊपर आक्रमण ना करे। तो इसलिए इसने क्या किया, उत्तर भारत में पूरी तरीके से क्या किया, अपना एकीकरण किया था। इन्होंने क्या किया, सेकंड पॉइंट है हमारा जिसे हम कहते हैं मध्य भारत और दक्षिण भारत पर विजय। जैसे जैसे उत्तर भारत पे इन्होंने अपना कब्जा किया तो नीचे की तरफ आते गए और मध्य भारत पे भी अपना दबदबा कायम किया। दक्षिण भारत तक आते आते इन्होंने पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ा रखा था कि सारे के सारे जो राजवंश थे वो गुप्त वंश से क्या हो रहे थे, डर रहे थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है शक और कुषाण शासकों को पराजित करना। इसी समय पर शक शासक थे और कुषाण शासक थे, ये दोनों जो थे इन्हीं के समकालीन थे और इनको पराजित करने का श्रेय किसको जाता है, गुप्त वंश को। और गुप्त वंश में किसने पराजित किया, समुद्रगुप्त ने। यह उसकी शक्ति का प्रमाण है कि उसने दूसरे राजवंशों को पूर्ण रूप से क्या किया था, पराजित किया था। तो सेम चीज है, अब आगे बात करते हैं इसकी सैन्य और रणनीतिक क्षमताएं। अभी मैंने आपको चंद्रगुप्त प्रथम में भी बताया था, सेम चीज आने वाली है और कुछ नहीं है, उसी को हमें रिपीट करना है। सैन्य अभियानों की सफलता, धीरे धीरे करके इन्होंने अपने दूसरे दूसरे इलाकों में सैन्य अभियान भेजे। जिस जिस इलाके में सैन्य अभियान जाते थे, सैन्य अभियान मतलब सेना खड़ी कर ली और खड़ी करने के बाद अब उसमें नौसेना भी हो गई, थल सेना भी हो गई, रथ वाली भी हो गई, घुड़सवार भी हो गए, ये सब जाते थे। जाने के बाद जिस जिस इलाके में जाएंगे वहां जाके अपना दबदबा कायम करेंगे और इसी प्रकार इनको क्या मिलती थी, जीत मिलती थी। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जिसे कहते हैं रणनीतिक गठबंधन। मैंने आपको अभी भी बताया था, जो शक्तिशाली राजा होगा उससे संधि कर लेते थे और कमजोर शासकों पे क्या करते थे, अपना अधिकार जमा लेते थे। इस कारण भी हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो गुप्त वंश के शासक हैं ये कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात जो कमजोर है उनको पराजित कर रहे हैं और जो उन्हीं के बराबर हैं उनसे वो संधि कर ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सैन्य संगठन और प्रशिक्षण। बहुत सारे सैन्य संगठन बनाए और उन्हें ट्रेनिंग दी ताकि ट्रेनिंग मिलने के बाद वो और अधिक मात्रा में आगे बढ़ सके। जो चंद्रगुप्त प्रथम का था सैन्य अभियान वही इसका है, क्योंकि सारे के सारे अपने पिता से ही तो सीखते हैं, इसलिए इन्होंने भी यही चीज की। आपके लिए सबसे ज्यादा फायदा यही है कि आप एक बार पॉइंट याद रखोगे, सेकंड क्वेश्चन में अपने आप लिख लोगे। अगला है आर्थिक और सामाजिक सुधार। अब बात करते हैं कृषि और व्यापार। मैंने आपको ये उसमें भी बताया, कृषि की व्यवस्था करवाई, पानी की उपलब्धता, कुओं का निर्माण, तालाबों का निर्माण, ताकि कृषि अच्छी हो सके। जब कृषि अच्छी होगी तो फायदा होगा और जब फायदा होगा तो उसी कृषि को बेचा भी जाएगा। जब वो बेचा जाएगा तो व्यापार में वृद्धि होगी और व्यापार में वृद्धि होगी तो राज्य को अधिक मात्रा में क्या मिलेगा, कर मिलेगा। तो ये इनका फायदा था। नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं न्याय और प्रशासनिक सुधार। अब न्याय और प्रशासनिक सुधार में भी मैंने आपको बताया, ये सारे पॉइंट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, फिर भी अभी ऊपर ऊपर से बता देता हूं। तो राज्य के अंतर्गत अगर हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा तो समाज में अपने आप को आगे बढ़ाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने राजा के प्रति सम्मान को बढ़ाएगा कि भाई मेरा राजा बहुत अच्छा है, मेरे को न्याय दे रहा है। और हर व्यक्ति राजा के प्रति क्या करेगा, अपने इमेज को और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा कि भाई हमारा राजा बाकियों से अच्छा है, हम सबको न्याय मिलता है, हमारे साथ कोई अत्याचार नहीं होते। ये सारी चीजें इसमें बताई गई। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा और संस्कृति का विकास। अब ये चीज तो आपने देखी है, शिक्षा और संस्कृति का विकास, यानी कि राज्य के अंतर्गत हर व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध होने लगी, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे निचली जाति का हो, चाहे ऊंची जाति का हो, यानी कोई भी व्यक्ति होगा उसे शिक्षा मिलने लगेगी। और जब राज्य में सभी व्यक्ति को शिक्षा मिलने लगती है तो राजा का अधिक से अधिक मात्रा में क्या होता है, सम्मान होता है। आपका ये गुप्त वंश था, ये खत्म हो चुका है। अब चलते हैं वाकाटक वंश की तरफ। तो इसी में अगला प्रश्न है जिसे हम कहते हैं वाकाटक वंश की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज, वाकाटक वंश जो प्राचीन भारतीय इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 250 ईस्वी से 500 ईस्वी। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया है, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, सारी चीजों के बारे में बताया है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक विशेषताएं। नंबर 1, वाकाटक वंश की स्थापना। अब वाकाटक वंश है उसकी भी स्थापना किसी ने की होगी, जैसे गुप्त वंश की श्रीगुप्त ने की थी, ऐसी वाकाटक वंश की जो कह सकते हैं स्थापना थी वो विंध्य शक्ति ने की थी।
और ये वो व्यक्ति है जिन्होंने वाकाटक वंश की स्थापना तो की, लेकिन इसके साथ साथ इसका विस्तार भी किया। ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली शासक थे, कुशल शासक थे, और इन्होंने भी अपने क्षेत्र पर क्या किया था, अपना कब्जा किया था। तो सबसे पहला है वाकाटक वंश का विस्तार। आप ये चीज हमेशा याद रखो, जिस भी राजवंश की बात करेंगे, या तो वो अपने पड़ोसी राज्यों से जीता है या अपने पड़ोसी राज्यों से हारा है। अगर आपको राजवंश के बारे में नहीं याद रहता, उसने किस पे जीत प्राप्त की, तो किस पे उन्होंने जीत प्राप्त नहीं की, तो आप किस तरीके से लिख के आ सकते हो, आप इस तरीके से लिख के आ सकते हो कि वाकाटक वंश ने अपने पड़ोसी राज्यों पर अधिकार कर रखा था, और इसके साथ साथ वहां पर उसने अनेक प्रकार की जीत भी प्राप्त की, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि उसका दबदबा भी बहुत ज्यादा बढ़ता गया। ठीक है, आगे देखो वाकाटक वंश के अन्य राजवंशों के साथ संबंध। अब देखो वाकाटक वंश ने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारे संबंध बनाए, जैसे गुप्त वंशों के साथ, कुषाण शासकों के साथ, इनसे उनका फायदा हुआ, क्योंकि उस टाइम पर अगर ये देखा जाए तो ये दोनों के दोनों जो राजवंश थे प्रभावशाली थे। अभी मैंने आपको बताया था गुप्त वंश ने भी अन्य राजवंशों के साथ अपने रणनीतिक संबंध बनाए थे, मतलब जो प्रभावशाली है उनसे हाथ मिला लिया और जो कमजोर है उनको हरा दिया। तो वाकाटक वंश और गुप्त वंश के बीच में क्या था, एक समझौता था, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रमण वगैरह नहीं करते थे। आगे है सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताएं। वाकाटक वंश की धार्मिक नीति। वाकाटक वंश ने अनेक प्रकार के हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया, और हिंदू मंदिरों का निर्माण होने से क्या हुआ, संपूर्ण प्रजा में इनकी प्रशंसा होने लगी, भाई हमारे राजा ने हमारे लिए मंदिर बनवाया है, और वो बहुत ज्यादा उसका सम्मान करने लगे। इस कारण और इसके साथ साथ ये भी फायदा हुआ कि हर व्यक्ति को, निचली जाति, ऊंची जाति, अमीर गरीब, हर व्यक्ति को क्या हो रहा है, उस मंदिर में प्रवेश करने का मौका मिल रहा है। इस कारण वाकाटक वंश की क्या होने लगी, यानी कि वहां के राजाओं की प्रशंसा होने लगी, और संपूर्ण प्रजा में उनका दबदबा क्या होने लगा, बढ़ने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है वाकाटक वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। इन्होंने अनेक प्रकार की कला और साहित्य में बढ़ोतरी की, जैसे कि मान के चलो इन्होंने कला के इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फायदा कमाया, यानी लोगों को कला पता चलने लगी, चित्रकला हो गई, वास्तुकला हो गई, जिसमें वस्तुओं का निर्मित किया जाता था, चित्रों का निर्माण किया जाता था, इन सब के बारे में भी हमें क्या मिल रही है, पूर्ण जानकारी मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाकाटक वंश के साथ बौद्ध धर्म के संबंध। उन्होंने कई सारे बौद्ध धर्म के भी कह सकते हैं, बौद्ध विहार कहते हैं उन्हें, और बौद्ध विहारों का इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। तो उसके बारे में भी हमें इसमें क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। और ये सारे के सारे बौद्ध समर्थक जो थे, जब इनके मंदिरों का निर्माण हुआ तो राजा का सम्मान उच्च स्तर पे आने लगा, क्योंकि उसने हिंदू मंदिरों का निर्माण तो करवाया, साथ के साथ साथ बौद्ध धार्मिक स्थल जो है उनका भी उन्होंने क्या करवाया, निर्माण। तो राजा ने भेदभाव ना करके दोनों संप्रदायों को, दोनों धर्मों को आगे बढ़ाने की क्या की, कोशिश की। आर्थिक विशेषताएं। वाकाटक वंश की आर्थिक नीति। गुप्त वंश की तरह इन्होंने भी क्या किया, व्यापारिक समझौते किए, और कृषि को बढ़ावा देने के लिए नदियां तालाबों का निर्माण करवाया। जब नदी तालाबों का निर्माण होगा तो और ज्यादा फायदा होगा। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि वाकाटक वंश में राज्य को जब अधिक मात्रा में कर मिल रहा था तो राज्य का आर्थिक विस्तार हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जिसे कहते हैं वाकाटक वंश की मुद्रा। एक मुद्रा का होना उस राजवंश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मुद्रा नहीं होती थी तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। मतलब किसी व्यक्ति को अगर कोई वस्तु चाहिए तो उसे दूसरे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसके पास वो वस्तु हो जो मेरे को चाहिए। अर्थात मान के चलो आप एक गेहूं बेचने वाला व्यक्ति, एक चावल बेचने वाला व्यक्ति, गेहूं वाले को चावल चाहिए और चावल वाले को गेहूं चाहिए। इन दोनों का सामान का आदान प्रदान तभी हो पाएगा जब ये दोनों आपस में मिलेंगे। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना कि जिस व्यक्ति को जो सामान चाहिए वो मेरे पास हो, और मेरे को जो सामान चाहिए वो उसके पास हो। इस कारण जब राजवंश में मुद्रा आई तो मुद्रा से लेन देन में आसानी हुई। क्यों? क्योंकि हम क्या करते, सामान को ले लेते, मुद्रा दे देते, फिर वो व्यक्ति सामान को ले लेगा, मुद्रा दे देगा। तो ऐसे करके लेन देन में क्या हुई, बहुत आसानी हुई। तो ये क्या था, वाकाटक वंश की विशेषता थी। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन की जानकारी दीजिए तथा भूमिदान का उल्लेख कीजिए। इस यूनिट का ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो कम से कम 6 से 7 बार आया हुआ है। तो ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। उत्तर की तरफ चलते हैं। प्रशासन एक केंद्रीकृत था पूरा का पूरा, क्योंकि हर राज्य पे इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। पावरफुल शक्तियों से इन्होंने क्या किया, अपने संबंध बना लिए। तो उन सब के बारे में हमें पढ़ना है।
अब बात करते हैं गुप्त प्रशासन की विशेषताएं। केंद्रीकृत शासन, ये पूरा का पूरा जो था क्षेत्र एक केंद्रीकृत था, मतलब कि राजा ने अपने अंडर कई सारे लोगों को रख रखा था और उनके ऊपर राज करके पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना क्या करते थे, दबदबा कायम करते थे। प्रशासनिक विभाजन, इन्होंने पूरे साम्राज्य को कई सारे भागों में क्या कर रखा था, बांट रखा था। आज भी हम उन्हें कई सारे नामों से जानते हैं, लेकिन उस समय के हमें नाम जानने क्या है, जरूरी है। तो इसका पहला पॉइंट है भुक्ति। भुक्ति का मतलब क्या होता है? अब देखो भुक्ति क्या है, जिसे हम आज के टाइम में प्रांत कहते हैं ना, ऐसे ही गुप्त काल में उसे क्या कहते थे, भुक्ति कहते थे। यानी कि कई सारे प्रांतों में बांटा गया था, कई सारी भुक्तियों में बांटा गया था। सेकेंड है जिसे हम कहते हैं विषय। अब ये विषय क्या है, जिसे हम आज जिला कहते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ही उस समय पर क्या था, इन सारे जिलों को किस में बांटा गया था, इन सारे जिलों को विषयों में बांट दिया गया था। ये अलग नाम से इन्हें इंडिकेट किया गया, बस और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट समझने की दे दी है। तीसरा जिसे कहते हैं प्रतिष्ठान। अब ये जो प्रतिष्ठान थे ये गांव के समान थे, मतलब कि कोई भी गांव होगा उसके बराबर किसे माना गया है, प्रतिष्ठान को। और लास्ट है जिसे कहते हैं ग्राम। जमीन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम का नाम दिया गया, यानी छोटे छोटे गांव, उनके बारे में भी इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। अब बात करते हैं कर प्रणाली की। राज्य के अंतर्गत एक पूरा ऐसा ढांचा तैयार कर रखा था ताकि हर व्यक्ति से कर वसूला जाए। अब ये लोग क्या करते थे, उन हर व्यक्ति से कर वसूलते थे, कर वसूलने के बाद राज्य का आर्थिक विस्तार होता था। और जब कभी कह सकते हैं राजा ने प्रजा को यह भी अधिकार दे रखा है कि आप कर को कैश में भी यानी नकद में भी क्या कर सकते हो, दे सकते हो, उपज के रूप में भी दे सकते हो। और अगर आपके पास इस बार नहीं है देने के लिए तो आपका कर क्या कर दिया जाता था, माफ भी कर दिया जाता था। ये इसकी सबसे अच्छी विशेषता थी। नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं न्याय प्रणाली। मैं पहले भी समझा चुका हूं, न्याय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें हर राज्य के हर व्यक्ति को क्या मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, उसे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ जो भी अन्याय हो रहा है उस अन्याय को समाप्त करने की कोशिश की गई है। तो इसलिए कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य में न्याय प्रणाली को बहुत ज्यादा क्या दिया जाता था, महत्व। अब आ गया है इसका सबसे मेन पॉइंट जिसे कहते हैं भूमिदान की प्रक्रिया। भूमिदान क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र में से अपनी भूमि का कुछ हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को दान के स्वरूप में दे देता है, उसी को भूमिदान कहा जाता है। उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज भूमिदान का उद्देश्य। भूमिदान के कुछ उद्देश्य हो सकते हैं, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, राज्य से कर प्राप्त करने के लिए, लोगों के बीच अपना दबदबा कायम करने के लिए। ये सारे वो उद्देश्य है जिस वजह से हम भूमिदान करते हैं। तो इसमें देखो साफ तौर पे क्या बताया गया है, मान के चलो मैं एक राजा हूं, मेरे पास बहुत सारी भूमि है, क्या उस भूमि पे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर मैं क्या करता हूं, वही भूमि को अपने किसानों को, अपनी प्रजा को बांट देता हूं। मैंने फ्री में भूमि दे दी। अब बताओ वो सारी की सारी प्रजा वहां पे खेती करेगी। जब वो प्रजा वहां पे खेती करेगी तो खेती करने के बाद उपज होगी। तो क्या मैं राजा होने के नाते उनसे उपज के नाम पर उनसे कर वसूल सकता हूं? यानी पहले तो मेरे पास देखो मेरे राजकोष में वृद्धि नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उनको जमीन दे दी फ्री में, और जमीन देने के बाद उसी जमीन पर वो लोग खेती करते, खेती करने के बाद जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा मेरे को देते हैं। अर्थात मेरे पास पहले कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरे पास कुछ आ रहा है ना। तो ये उद्देश्य था जिस वजह से राजा क्या करता था, भूमि दान में देता था। जो नेक्स्ट है आपका, उसे कहते हैं भूमिदान की प्रक्रिया। नेक्स्ट है भूमिदान की प्रक्रिया। भूमिदान की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत जिस व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में जमीन होती थी वह अपने अधिकार क्षेत्र में से किसी अन्य व्यक्ति को जमीन का कुछ हिस्सा दे देता था, ताकि वो वहां पर क्या कर सके, अपना पूरा का पूरा दबदबा कायम कर सके। अब बात करते हैं इसके साथ साथ भूमिदान के प्रकार। अब कई सारी जो भूमि होती थी, इस दान के लिए कुछ कारण थे जो मैंने आपको उद्देश्य बताए। सबसे पहला आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ। पहला, भूमिदान क्यों कर रहे हो? अगर मैं राजा होने के नाते अपनी प्रजा में भूमिदान करूंगा तो राजा के प्रति जो प्रजा है उसका सम्मान बढ़ जाएगा। हमारा राजा बहुत अच्छा है, हमें क्या दे रहा है, भूमिदान में दे रहा है। तो ये सबसे ज्यादा फायदा है। और दूसरा है जिसे कहते हैं दबदबा कायम करने के लिए। मान के चलो मैंने अपने अंडर कई सारे लोगों को अपॉइंट कर रखा है, अब वो मेरे खिलाफ ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें भूमि दान देता रहूंगा बीच बीच में तो उनको लगेगा हाँ ठीक है हमारे पास जमीन है, अब हम अपने राजा के साथ निष्ठावान तरीके से रहेंगे। और नेक्स्ट है अधिक कर प्राप्त करने के लिए, यानी प्रजा के बीच में क्या कर दी, भूमि बांट दी, और जब वो वहां पे खेती करेंगे तो खेती करने के बाद जो उससे उपज आएगी, उपज का जो पैसा आएगा उसमें से कुछ हिस्सा किसके पास आएगा, राजा के पास आएगा। यही सारे पॉइंट्स है जो मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ।
भूमिदान का क्या लाभ है? भूमिदान का ये लाभ है कि जितनी भी प्रजा है, जितने भी लोग हैं, उन सबके बीच में इनका दबदबा बढ़ता जा रहा है और सारा पूरे राज्य का विस्तार भी हो रहा है, कृषि को भी अधिक मात्रा में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है? भूमिदान के लाभ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त प्रशासन के आर्थिक और धार्मिक जीवन की विशेषता। आर्थिक सामाजिक तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, इसमें मेनली हमें धार्मिक पढ़ना है। सबसे पहला है कृषि। गुप्त काल में कृषि होती थी। कृषि में क्या होता था? लोगों को कृषि करने के लिए, जिसमें आपका हो गया कई सारी फसलें उगाई जाती थी, जो गेहूं, धान, ये सारी फसलों को उगाया जा रहा है और पानी की उपलब्धता प्रोवाइड की जा रही है। धीरे धीरे करके वो वहीं पर क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। सेकंड है व्यापार। व्यापार में भी बहुत ज्यादा फायदा होता था। ठीक है, अब जब व्यापार में फायदा होगा तो उपज से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा और उपज होगी तो राज्य को अधिक मात्रा में कर मिलेगा, तो ये भी बहुत ज्यादा फायदा होता था। ये कृषि और व्यापार वाले पॉइंट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अगला है जिसे कहते हैं मुद्रा। मैंने आपको बताया था गुप्त काल में अगर मुद्रा आ जाएगी तो मुद्रा आने से क्या होगा? ये फायदा होगा कि व्यक्ति को सामान लाने ले जाने के लिए किसी दूसरे पे क्या नहीं होना पड़ेगा? निर्भर नहीं होना पड़ेगा। यानी हम एक मुद्रा लेंगे, सामान खरीदेंगे, मुद्रा दे देंगे और बदले में क्या करेंगे? मुद्रा लेंगे, उसके बदले में सामान ले लेंगे। तो ऐसे ही करके विनिमय में, मतलब व्यापार में बहुत ज्यादा क्या होगी? आसानी होगी। ये सारे पॉइंट मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूँ, सेम चीज दोबारा आ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ना तो है ही। कर प्रणाली। कर प्रणाली अभी बताई थी। कर प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? राज्य ने लोगों के ऊपर कर लगा रखा है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में कर देंगे और नहीं देंगे तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है या फिर उनसे जबरदस्ती लिया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था, राजा इतना ज्यादा मतलब बेकार नहीं था, वो अच्छा था। वो क्या करता था? अगर प्रजा के पास इस बार नहीं है पैसा तो वो उन्हें कुछ समय के लिए छूट देता था। कई बार तो उनका कर उन्होंने क्या कर दिया था? माफ भी कर दिया था। सामाजिक जीवन, वर्ण व्यवस्था। अब देखो, वर्ण व्यवस्था के बारे में आप सबने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। वर्ण व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज को 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिनकी तुलना जांघों से की गई और शूद्र जिनकी तुलना किससे की गई? तलुओं से। तो जो ब्राह्मण थे उनके अलग कार्य थे। ब्राह्मण के कार्य क्या है? ब्राह्मण जो है वो क्या कर रहे हैं? ग्रंथों का निर्माण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, दान ले रहे हैं। ये सब काम किसके हैं? ब्राह्मण के हैं। क्षत्रियों के क्या काम है? क्षत्रियों के काम क्या है? उनके काम ये है जो प्रजा है उनकी रक्षा करना, यज्ञ करवाना, राज्य का विस्तार करना। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं हम वैश्य। इनके 3 काम थे: पशुपालन, कृषि, व्यापार। शूद्र, ऊपर के तीनों वर्गों की क्या करना? सेवा करना। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार और विवाह। गुप्त काल में जो परिवार था उसमें जो पिता होता था वो सर्वोपरि होता था, उसी की चलती थी और वो पूरे के पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखता था। ये उसकी क्या थी? नीतियां थी। शिक्षा। शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें, पहले भी बताया है कि राज्य के अंतर्गत हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उच्च जाति का हो, निचली जाति का हो, चाहे लड़की हो, लड़का हो, हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस कारण उन्हें भी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है और राज्य का विस्तार भी हो रहा है। ये उसकी विशेषता है गुप्त काल की। सामाजिक सुधार। उन्होंने समाज में शिक्षा को अधिक मात्रा में पहुंचाना शुरू किया ताकि लोगों के बीच फैलने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सके और कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित ना करे। ये सारी चीजें बताई गई। गुप्त काल में हिंदू धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म था। इसके बारे में लोगों ने अपनी रुचि जाननी शुरू की। उनके वेद, पुराण और कह सकते हैं कई सारी धार्मिक चीजों के बारे में जानना शुरू किया। इस कारण हिंदू धर्म का दबदबा क्या होता गया? बढ़ता गया। बौद्ध धर्म। इसी काल में बौद्ध धर्म को भी बहुत ज्यादा महत्वता मिल रही थी और इन्होंने क्या किया? बौद्ध धार्मिक स्थलों का निर्माण भी करवाया, उनकी मरम्मत भी करवाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी बौद्ध समर्थक थे उनके प्रति भी इनका दबदबा बढ़ रहा था। अगला है जैन धर्म। यहाँ पर जैन धर्म भी बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रहा था क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो तीर्थंकरों से आकर्षित हो रहे थे। तीर्थंकर कौन होते हैं? जैन धर्म के धार्मिक शिक्षक। उनकी ओर ये बहुत ज्यादा क्या होते थे? आकर्षित होते थे। और अगला है जिसे कहते हैं धार्मिक अनुष्ठान। ये सारे के सारे जो व्यक्ति थे धार्मिक अनुष्ठान में अपनी भूमिका निभाते थे। धार्मिक अनुष्ठान का मतलब पूजा पाठ, इन सब में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आपके लिए जानना क्या है? जरूरी है। अगर ये आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सारे पॉइंट्स को समझना है और धीरे धीरे करके ये पॉइंट्स पेपर में लिख के आने, आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी, आराम से आप अपने सारे कार्य कर लोगे। 2 यूनिट कंप्लीट हो गए, उसके कई सारे मैंने क्वेश्चंस आपको समझा दिए। अब तीसरी यूनिट की तरफ चलते हैं।
गुप्तोत्तर काल में राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन का वर्णन कीजिए। अर्थात जो गुप्त साम्राज्य था उसकी समाप्ति हुई, उसके बाद के काल में क्या क्या हुआ। उसके बाद के काल में तीन राजवंश के बारे में हम बात करेंगे, वर्धन वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश। तीनों अलग अलग क्षेत्र में फैले हुए हैं और तीनों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है कि यहाँ पे स्थापना कौन करता है, महत्वपूर्ण शासक कौन है, किस राज्य तक विस्तार किया है, सब कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गुप्तोत्तर राज्य के बारे में बात करते हैं, मतलब गुप्त काल की जब समाप्ति हुई उसके बाद किस प्रकार इसे क्या किया गया, फैलाया गया। जो गुप्तोत्तर काल था वो 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक चला, अर्थात जिसमें ये बताया गया है कि ये सारे के सारे जो शासक है वो किस प्रकार रह रहे हैं, कैसी नीति चला रहे हैं, सब कुछ हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला, भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव आए, राज व्यवस्था में हो गया, अर्थव्यवस्था में हो गया, समाज में परिवर्तन हो गया। इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल की राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का मतलब क्या है, राज कैसे किया जाता था। पहला पॉइंट है जैसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। गुप्तोत्तर काल में हर व्यक्ति को कुछ कुछ इलाके बांट दिए जाते थे और उन सबके ऊपर राजा क्या करता था, राज करता था। इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, अर्थात विकेंद्रीकरण। यानी पूरी की पूरी पावर को क्या कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था और फिर उनके ऊपर राजा क्या करता था, अपनी हुकूमत चलाता था, अपना दबदबा कायम करता था। जो सेकंड पॉइंट है आपका सामंतवाद। सामंतवाद क्या होता है, आपको मैं सामंतवाद के बारे में बता देता हूं। मान के चलो, मैं आज के टाइम में जैसे एक होता है ना ओनर, एक कंपनी का ओनर होता है, उसके मैनेजर होते हैं, ठीक है। या दूसरे एग्जांपल में मैं आपको बोलूं तो बैंक की ना ब्रांचेस होती है और हर एक ब्रांच में एक मैनेजर होता है। ऐसे प्राचीन काल में वो मैनेजर के रूप में काम करते थे जिन्हें सामंत कहते थे। यानी राजा क्या कर रहा है, राजा के पास बहुत सारी जमीन है, अब इतने सारे इलाकों पे पर एकदम से राज तो कर नहीं पाएगा, इसलिए वो क्या करता था, हर एक इलाके को अपने अधीन एक व्यक्ति को देता था और उस व्यक्ति को सामंतवाद कहते थे। वो व्यक्ति अपने राजा के प्रति क्या रहेगा, निष्ठावान रहेगा, अपने राजा का सम्मान करेगा, उसकी मदद करेगा, ये कार्य उसका होता था। तो इसलिए सामंतवाद की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जिसमें राजा अपनी भूमि का कुछ क्षेत्र सामंतवाद को देता था और वह उस क्षेत्र से कर वसूल कर राजा को क्या करता था, समर्पित करता था। इन्हीं सबके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका राजनीतिक अस्थिरता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता था कि कुछ ऐसे सामंत होते थे जो कमजोर होते थे तो उन सामंतों का खात्मा हो जाता था, लेकिन कई बार सामंत अगर प्रभावशाली होंगे तो वो राजा तक को चुनौती देते थे। इस कारण जो राज्य कमजोर होता था वहां पर राजा का दबदबा खत्म हो जाता था, लेकिन जहां पर राजा मजबूत होता था तो वो सामंत के ऊपर अपना अधिकार करके रखता था और सारे के सारे क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखता था। नेक्स्ट है आपका जिसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। वापस से कृषि आ गई है। अब गुप्तोत्तर काल में भी बात करें तो कृषि में यही होगा, कई सारी ये कह सकते हैं फसलों को उगाया जाता था, गेहूं, जौ, बाजरा, राई, तिल, सफेद चना, इन सबको उगाया जा रहा है। अब इन सबको उगाने के बाद पानी की उपलब्धता इनको उपलब्ध कराई जा रही है और धीरे धीरे करके जब पानी मिलेगा, उपज अच्छी होगी, राज्य को कर मिलेगा। वही सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई है। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं व्यापार। व्यापार मतलब जब उपज होगी तो व्यापार होगा और जब व्यापार होगा तो राज्य को अधिक मात्रा में कर मिलेगा, जब राज्य को अधिक मात्रा में कर मिलेगा तो राज्य का विस्तार होगा। ये व्यापार का पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है शिल्प और उद्योग। शिल्प मतलब क्या होता है, पत्थरों का इस्तेमाल, उद्योग मतलब कारखाने। तो पहले के टाइम पर लोग क्या करते थे, पत्थरों को तराशने का काम करते थे, पत्थरों से कई सारी चीजें बनाना, जैसे कि मूर्तियां बनाना हो गया या फिर फ्लावर पॉट हो गया आपका, ठीक है। ये कई सारी चीजें वो बना रहे थे और इसको बनाने के साथ साथ भी उन्हें फायदा होता था क्योंकि जब वो ये बना लेते थे, बनाने के बाद उन्हें बाजार में बेचा जाता था और जब बाजार में अधिक मात्रा में बिकेगा तो राज्य को अधिक मात्रा में क्या मिलेगा, कर मिलेगा, क्योंकि राज्य को सिर्फ किस चीज से मतलब है, कर से मतलब है, अपनी प्रजा से। अब बात करते हैं समाज, जाति व्यवस्था। गुप्तोत्तर काल में समाज कैसा था, सबसे पहला है जाति व्यवस्था। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था के बारे में। जाति व्यवस्था का मतलब क्या है, जाति व्यवस्था का मतलब यह है कि समाज को कई सारे भागों में बांटा गया है, हर प्रकार की जाति के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अपनी नीतियां चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इन जाति के लोगों के लिए कुछ मानदंड यानी नियम बनाए गए थे और ये भी ध्यान रखा जाता था कि ये जाति के जो लोग हैं उन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करता था तो उनको समाज से क्या किया जा सकता था, निकाला जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, महिलाओं की स्थिति। गुप्तोत्तर काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी
क्यों? क्योंकि महिलाओं को व्यापार करने का अधिकार था। यहाँ तक कि आपका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपको मिलता है वो मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। उसके पास भूमि भी थी और उसने भूमि का क्या किया था? दान भी किया था। तो ये भी हमें क्या हो रहा है, इसके बारे में पता चल रहा है। नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति। राज्य के अंतर्गत हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा, संस्कृति के बारे में जानने का अधिकार मिलेगा। अर्थात वो अनेक प्रकार की संस्कृति के बारे में अध्ययन भी कर सकता है, और चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, मतलब कुछ भी हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और अनेक प्रकार की संस्कृति के बारे में जानने का अधिकार है। नेक्स्ट है आपका परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। अब राजनीतिक परिवर्तन में क्या हुआ? राजनीतिक परिवर्तन में ये देखा गया कि जो पुराने कई ऐसे राज्य थे जो कमजोर थे, उनका खात्मा होता गया, और जो कह सकते हैं आपके प्रभावशाली राज्य थे, उनकी क्या होती गई? वृद्धि होती गई। यानी पुराने राज्यों का खात्मा हुआ और नए राज्यों का क्या हुआ? उदय हुआ। इसीलिए इसे गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। मतलब जब गुप्त साम्राज्य में कुछ राजाओं की समाप्ति हो रही थी और नए राज्यों का क्या हो रहा था? उदय हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन में ये देखा गया कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को व्यापार करने का मौका मिल रहा है, उद्योगों में उनकी भागीदारी हो रही है, कृषि में उनकी भागीदारी हो रही है। तो जैसे जैसे इन सब चीजों में उनकी भागीदारी हो रही थी, उनको रोजगार मिल रहा था। अब रोजगार मिलेगा तो भी उन्हें फायदा होगा। क्यों? क्योंकि राज्य के अंतर्गत अगर लोगों के पास काम ही नहीं है तो वो कैसे अपनी जिंदगी बिताएंगे। इसीलिए लोगों को रोजगार मिल रहा था और ये भी उनके लिए बहुत ज्यादा क्या था? लाभप्रद था। अब नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। ये आखिरी पॉइंट है। सामाजिक परिवर्तन में क्या था कि महिलाओं को पहले अधिकार नहीं था, कहीं भी आने जाने का, कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे करके उनको अधिकार क्या होने लगा? उपलब्ध होने लगा। इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? फायदा हो रहा था। इसीलिए हम गुप्तोत्तर काल के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल एक बहुत ज्यादा प्रभावशाली काल माना गया है। अब थर्ड यूनिट के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें वर्धन वंश की, चालुक्य वंश की और पल्लव वंश की। ये जो तीनों थे, इन तीनों के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो एक एक करके मैं इनके बारे में समझाता जाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्धन वंश की जानकारी का उल्लेख कीजिए। सबसे पहली चीज, वर्धन वंश क्या है? उत्तर भारत में वर्धन वंश की स्थापना की गई। और उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो वर्धन वंश की स्थापना, कुछ कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। वर्धन वंश की स्थापना पुष्पभूति द्वारा की गई थी और इन्होंने अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन पे अपना क्या कर लिया था? दबदबा कायम किया था। जैसे हमने बाकियों के बारे में बात की, वैसे इनके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, पुष्पभूति इसके संस्थापक थे और इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। सेकंड पॉइंट है वर्धन वंश का शासनकाल। वर्धन वंश का शासनकाल 6वीं से 7वीं शताब्दी तक चला और लगभग 200 वर्षों तक अगर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है तो पूरे के पूरे क्षेत्र पर इनका कहते हैं साम्राज्य बढ़ता गया और यही इसके लिए सबसे ज्यादा क्या था? लाभप्रद था। थर्ड है जिसे कहते हैं वर्धन वंश के प्रमुख शासक, पुष्पभूति, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे वो थे हर्षवर्धन, और उन हर्षवर्धन को आज भी हम बहुत ज्यादा जानते हैं। वर्धन वंश की प्रमुख विशेषताएं, हिंदू धर्म का प्रभाव। ये तीनों क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, तीनों ज्यादातर सिमिलर है, बस आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। वर्धन वंश की संस्कृति पर हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव था और यहाँ के अधिकतर लोग जो थे वो क्या कर रहे थे? हिंदू धर्म को मानने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। मतलब हिंदू धर्म इतना ज्यादा प्रभावशाली है, बढ़ता जा रहा है, इस कारण ज्यादातर जो लोग थे वो हिंदू धर्म में क्या कर रहे थे? अपनी रुचि बढ़ाते जा रहे थे। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुनने का अधिकार दिया गया था, और जहां पर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुनने का अधिकार दिया जाता है तो वो इनके लिए बहुत ज्यादा क्या होता है? लाभकारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत साहित्य का विकास। इसी समय पर कह सकते हैं बहुत सारे लोग थे जिन्होंने संस्कृत की तरफ अपनी रुचि बढ़ानी शुरू की। जैसे जैसे संस्कृत की तरफ रुचि बढ़ती गई वैसे वैसे इनको बहुत ज्यादा फायदा होता गया, और ये इसकी विशेषता का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि संस्कृत भाषा जो हमारे देश की सबसे पहली भाषा मानी जाती है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में इसी वंश में क्या मिल रही थी? भूमिका मिल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
कला और स्थापत्य का विकास, यहाँ पर लोगों ने अनेक प्रकार की कलाओं में माहिर होने लगे, स्थापत्य में माहिर होने लगे, यानी वो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण, बहुत सारे इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और धीरे धीरे करके नई प्रकार की चीजों को सीखने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। विद्या और शिक्षा का विकास, इन्होंने अपने क्षेत्र में विद्या और शिक्षा के विकास को बहुत ज्यादा महत्वता दी, अर्थात हर व्यक्ति को यहाँ पर विद्या प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, अमीर गरीब, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी गांव का हो, हर व्यक्ति को यहाँ पर विद्या प्राप्त करने का क्या मिल रहा था, मौका मिल रहा था। अब बात करते हैं वर्धन वंश की कला और स्थापत्य, मंदिरों का निर्माण। किसका? मंदिरों का। वर्धन वंश के शासनकाल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें से एक मंदिर है जिसे कहते हैं महाबोधि मंदिर। ये मंदिर बिहार में स्थित है और ये बहुत ज्यादा क्या है, ये बौद्ध समर्थकों के लिए बनाया गया था, इसलिए इसकी विशेषता ये है। दूसरा है जिसे कहते हैं सारनाथ के मंदिर। सारनाथ के मंदिर जो थे वो सारनाथ में बनाए गए थे और यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्हें लोगों को बौद्ध धर्म की तरफ क्या होने लगी, रुचि बढ़ने लगी। और तीसरा है जिसे कहते हैं कुशीनगर के मंदिर। अब कुशीनगर के मंदिर ये भी कुशीनगर क्षेत्र में बनाए गए थे। ये तीनों जो मंदिर थे ये भगवान बौद्ध को समर्पित हैं और इन्हें हम विहार के नाम से जानते हैं। बिहार नहीं कह रहा हूं, विहार। इन्हें बौद्ध विहार कहते हैं, मठ मान लो आप, और इसी पर लोगों को रहने का क्या था, अधिकार प्राप्त था। बात करते हैं मूर्तिकला। वर्धन वंश में अनेक प्रकार के राजाओं ने मूर्तिकला को महत्व दिया और अनेक प्रकार की मूर्तियां बनवाई जो हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। सेकंड पॉइंट है आपका चित्रकला। लोगों ने अपने बारे में ऐसे ऐसे चित्र बनाने शुरू कर दिए, वो चित्र त्रिआयामी, जिसे 3D कहते हैं, ऐसे चित्र भी वहां पर दिखने लगे। या फिर कह सकते हैं दीवारों पे इन्होंने पटल मूर्तियां बनाई, मतलब दीवार पे इन्होंने ऐसे चित्र बना दिए जो हूबहू क्या लग रहे थे, असली लग रहे थे। और तीसरा स्थापत्य। वर्धन वंश में स्थापत्य का विकास हुआ। स्थापत्य मतलब घर बनाने की कला, मंदिर बनाने की कला, महल बनाने की कला, इसका भी विकास हुआ। और इसके कुछ प्रमुख केंद्र हैं, केंद्र मतलब सेंटर पॉइंट, उनके बारे में जानना है। पहला है जिसे कहते हैं कान्यकुब्ज, ये एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। दूसरा है जिसे कहते हैं हर्षपुर, ये भी बहुत ज्यादा, ये वो क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। और तीसरा है स्थानेश्वर, ये भी एक बहुत ज्यादा क्या है, अन्य प्रमुख केंद्र है। ये तीनों स्थान है, इन तीनों स्थानों के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख दोगे तो बहुत है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पल्लव वंश की स्थापना का वर्णन कीजिए। पल्लव वंश दक्षिण भारत में उदय हुआ था और इसने 6ठी से 9वीं शताब्दी तक शासन किया। पल्लव जो थे, अब देखो पल्लव वंश की स्थापना दक्षिण भारत में हुई है, 6ठी से 9वीं शताब्दी तक शासन किया है। और इसकी स्थापना जो देखी गई वो की थी श्री विष्णु ने। पल्लव वंश की स्थापना श्री विष्णु द्वारा की गई थी और इन्होंने दक्षिण भारत में अपनी जो राजधानी बसाई थी वो कांचीपुरम थी, ये उसके बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं प्रारंभिक शासक। तो प्रारंभिक शासकों में श्री विष्णु हो गया, महेंद्र वर्मन हो गया, नरसिम्हा वर्मन हो गया, ये तीनों प्रमुख ऐसे शासक हैं जिन्होंने वर्धन वंश को आगे बढ़ाने में क्या की, अपनी भूमिका निभाई है। सेकंड पॉइंट है आपका विस्तार और संघर्ष। इन्होंने अपने आस पड़ोस के अधिकतर क्षेत्रों पर क्या किया, कब्जा किया और उनको हराया और वहां पर जीत प्राप्त की। ये उनका क्या था, ये उनकी विस्तारवादी नीति थी। नेक्स्ट है सांस्कृतिक योगदान। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, बहुत सारे मंदिर के साथ साथ बहुत सारी स्थापत्य कला, इन सारी चीजों के बारे में इन्होंने बताने की क्या की है, कोशिश की है। अब बात करते हैं इसके साथ साथ पल्लव वंश के कुछ प्रमुख शासक। पहला श्री विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिम्हा प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय। अब बात करेंगे इसके साथ साथ कुछ भी और भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पल्लव वंश की संस्कृति, धर्म, कला और स्थापत्य की महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म। इन्होंने कई सारे हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया और इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे हिंदू धर्म के समर्थक पल्लव वंश में कह सकते हैं राजाओं का सम्मान करने लगे, क्योंकि जब भी कभी प्रजा के लिए राजा कुछ करता है तो प्रजा खुश हो जाती है। इस वजह से इन्होंने कई सारे मंदिरों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। शैव और वैष्णव, इन्होंने कई सारे शिव जी के लिए भी मंदिर बनवाए, विष्णु जी के लिए भी मंदिर बनवाए और इन्हीं मंदिरों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो व्यक्ति थे क्या कर रहे थे, ये सारे के सारे व्यक्ति जो थे वो मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और
इन्हीं राजाओं की जो कह सकते हैं प्रजा के सामने क्या हो रही थी, प्रशंसा हो रही थी। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है, उनमें से कुछ प्रमुख है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं कला। यहाँ पर जो भी मंदिर बनवाए जाते थे वो इतनी ज्यादा बारीकी से बनवाए जाते थे, उनमें नक्काशी की जाती थी। नक्काशी का मतलब क्या होता है, बारीकी से एक एक चीज की मतलब डिजाइन कर रहे हैं, एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। तो ये सारी चीजों के बारे में क्या किया गया, इसमें बताया गया कि इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को बनाने में अपनी कला का संपूर्ण क्या किया था, प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है मूर्ति कला। मूर्तियों को इस प्रकार बनाया जाता था वो हूबहू असली दिखती थी और एक एक बारीकी से उसका एक तरह से ध्यान रखा जाता था, तथा उसके साथ साथ ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाता था ताकि लोग उन्हें देखने और खरीदने के लिए क्या हो, हमेशा आकर्षित होते रहे। नेक्स्ट है चित्रकला। यहाँ पर चित्रकला भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चित्रकला का पॉइंट भी सेम ही है, जिसमें आप क्या देखोगे, इन्होंने ऐसे चित्र बनाए ताकि लोग उन चित्रों को देखकर इतने ज्यादा आकर्षित हो कि उन्हें मंदिर की ओर जाने में बहुत ज्यादा रुचि दिखाई दे, और धीरे धीरे करके जब वो वहां जाएंगे उन्हें और ज्यादा क्या होगा, लाभ होगा। स्थापत्य, द्रविड़ शैली। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पल्लव वंश के जो मंदिर थे वो द्रविड़ शैली में निर्मित थे, जिसमें इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर हो गया तंजावुर का, दूसरा है जिसे कहते हैं आपका मदुरै का मीनाक्षी मंदिर हो गया, और तीसरा है हम्पी के मंदिर। ये कुछ प्रमुख मंदिर ऐसे हैं जो कर्नाटक में स्थित हैं, जो इस द्रविड़ शैली के अनुसार बनाए गए थे, मतलब दक्षिण भारत की जो अलग शैली है उसके अनुसार इन मंदिरों का निर्मित किया गया था। कांचीपुरम के मंदिर, पल्लव वंश में प्रसिद्ध कांचीपुरम में मंदिर है जिसमें कुछ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें से एक है महाबलीपुरम स्मारक। ये वो स्मारक है जिसमें महाभारत का पूरा चित्रण प्रस्तुत किया गया है, मतलब एक पत्थर है, उस पत्थर पे कई सारे चित्रों को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया है। ये महाबलीपुरम की क्या है, एक मूर्ति है, मतलब एक पूरी पूरी स्मारक है। आप चित्र में देख लो, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। बात करते हैं विशेषताएं। जटिल नक्काशी, प्रत्येक चीज को इतनी ज्यादा बारीकी से बनाया जाता था, हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा जाता था ताकि किसी भी व्यक्ति को क्या ना हो, दिक्कत ना हो। नंबर 2, जिसे कहते हैं पौराणिक कथाएं। इन सारे के सारे स्मारकों में पौराणिक कथाओं का विवरण था, और ये जो महाबलीपुरम की जो स्मारक है ना, इसमें महाभारत के चित्रण को प्रस्तुत किया गया है, कब लड़ाई हो रही थी, कैसे हो रही थी, अर्जुन कौन था, ये सारे चित्रों का इसमें क्या किया गया है, विवरण किया गया है। तो सोचो ना, वो सारे के सारे लोगों ने इनको कैसे बनाया होगा, कैसे निर्मित किया होगा, ये उनकी कला का प्रदर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म और कला का मेल। इन सारे के सारे धार्मिक स्मारकों को किस लिए, धार्मिक उद्देश्य के लिए निर्मित किया गया था, ताकि हर व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने का मौका मिले, हर व्यक्ति यहाँ पर आ सके और धर्म को मान सके। ये सारी चीजों के बारे में इसमें क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरे यूनिट के पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसे कहते हैं चालुक्य वंश की स्थापना। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, उसकी संस्कृति, उसके धर्म, कला, स्थापत्य का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले चालुक्य वंश की स्थापना भी दक्षिण भारत में हुई थी, लेकिन इसका समय काल अलग है, और इसके समय काल के बारे में बात करते हैं। ये लगभग आपका 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक चला था। इसके बारे में हमें पढ़ना है, ये भी आपका 4 से 5 पेज का क्वेश्चन होगा, ध्यान से सुनना ताकि इस पूरे यूनिट को खत्म करें और नेक्स्ट यूनिट की तरफ चले। सबसे पहले स्थापना, चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। अब वो व्यक्ति है जिसने इसकी स्थापना की है, लेकिन जरूरी नहीं है वो उसका विस्तार भी कर सके। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी में इन्होंने कह सकते हैं अपने इस वंश की स्थापना की, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी बादामी। बादामी वो जगह है जिसमें इन्होंने क्या किया है, उसे अपनी राजधानी बनाई है और क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रारंभिक शासक। बात करते हैं कि चालुक्य वंश की स्थापना में कौन कौन से शासक थे। सबसे पहला पुलकेशिन प्रथम, दूसरा पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा विक्रम द्वितीय प्रथम, और चौथा कीर्तिवर्मन द्वितीय। ये सारे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चालुक्य वंश में अपनी भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका। बात करते हैं विस्तार और संघर्ष। चालुक्य वंश ने भी अन्य राजवंशों की तरह अपने आसपास के इलाकों पर कब्जा किया और वहां पर अपनी दबदबे को कायम किया, और इससे हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने अनेक राज्यों से लड़ाई लड़ी और उन पे जीत भी प्राप्त की। ये इनके लिए सबसे बड़ी क्या थी, उपलब्धि थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जैसे कहते हैं सांस्कृतिक योगदान। इन्होंने भी कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, और यही सारे के सारे मंदिरों में हर प्रकार के व्यक्ति को आने की अनुमति दी गई थी। इस वजह से देखा देखी कहते हैं, एक राजा को देखकर दूसरा राजा भी वही चीज कर रहा है, मंदिरों का निर्माण करवा रहा है, हर व्यक्ति को आने की अनुमति दे रहा है, सारी चीजें बता रहा है। तो ये सब चीजों के बारे में भी इसमें क्या किया गया, बताया गया। बात करते हैं चालुक्य वंश की प्रमुख 2 शाखाएं।
पहला है बादामी चालुक्य। बादामी चालुक्य वो थे जो शुरुआत के थे, जिन्होंने बादामी को अपनी राजधानी बनाई थी, जिसमें पुलकेशिन प्रथम ने क्या किया, छठी से लेकर 8वीं शताब्दी तक शासन करवाने में अपनी भूमिका निभाई और इन्होंने अपनी राजधानी क्या रखी थी, बादामी। दूसरा है जिसे कहते हैं कल्याणी चालुक्य। कल्याणी चालुक्य जो थे तैलय द्वितीय ने की थी, मतलब कि जो तैलय द्वितीय थे उन्होंने इसकी राजधानी को परिवर्तित कर दिया, लेकिन चालुक्य वंश बरकरार रहा, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी बदल दी। अब वो कोई ना कोई कारण होता है राजधानी बदलने का, जैसे मान के चलो एक राजधानी से ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है तो दूसरी राजधानी में चले जाते थे। बात करते हैं चालुक्य वंश की, दोनों शाखाओं ने दक्षिण भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका में योगदान दिया है। पहला है धर्म, सबसे पहले हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, बहुत सारे हिंदू समर्थक यहाँ पे आने लगे, इनका बहुत ज्यादा फायदा हुआ और क्या होने लगा, राजा का अधिक मात्रा में सम्मान। शैव और वैष्णव, इन्होंने भी अनेक प्रकार के शिव जी के लिए और विष्णु जी के लिए क्या किए, मंदिरों का निर्माण करवाया, तो ये भी बहुत ज्यादा इनकी विशेषताएं हैं। बात करते हैं कला, मंदिर कला। मंदिरों को इतने ज्यादा नक्काशी के तरीके से, अच्छे तरीके से बनाया जाता था ताकि सारे के सारे लोग इनकी ओर क्या होते रहे, आकर्षित होते रहे। वही सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ज्यादातर राजवंशों ने इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया था, तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें जटिल नक्काशी की गई थी, बहुत ज्यादा बारीकी से हर चीज का ध्यान रखा जाता था, अध्ययन किया जाता था। मूर्तिकला, मूर्तिकला भी मैंने आपको बताया था, कई सारी मूर्तियों का निर्माण करवाया। ऐसी मूर्तियां बनाएंगे ताकि वो मूर्ति को देखकर लोग आकर्षित हो जाएं, चटकीले रंगों का प्रयोग करेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आकर्षित दिखे। और इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ उन्हें और ज्यादा फायदा तब होता था जब उस मूर्ति को देखकर लोग उनके मंदिरों में आते थे, जिससे राजकोष में वृद्धि होती थी, क्योंकि मंदिर में भी तो लोग चढ़ावे के लिए तो आते हैं ना। नेक्स्ट है चित्रकला। सेम पॉइंट्स आ रहे हैं जो मैंने आपको बाकी सारी चीजों में भी बताया। चित्रकला मतलब इन्होंने कई सारे ऐसे चित्र बनाए ताकि लोग उनको देखकर आकर्षित हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग जब उनको देखकर आकर्षित होंगे तो भी उन्हें फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्थापत्य, वैसरा शैली। चालुक्य वंश में जो मंदिर थे वो वैसरा शैली में निर्मित किए गए थे, और इसमें क्या होता था, जो मंदिर होते थे उनमें एक शिखर होता था। आप चित्र देख लो, ये जो मंदिर है इसमें देखो शिखर दिख रहा है ना आपको, शिखर मतलब ऊंचाई पर जो ऐसा बनाया गया है, जिसमें फ्लोर 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 बनाए गए। तो इस तरीके से मंदिर निर्मित किए गए थे, और इसमें भी जटिल नक्काशी की गई थी ताकि मंदिरों की सुंदरता को क्या मिले, बढ़ावा मिले। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बादामी के गुफा मंदिर। बादामी वो जगह थी जहां पर इन्होंने कई सारे गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया, इससे भी इन्हें बहुत ज्यादा क्या हुआ, फायदा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है पट्टकदल के मंदिर। ठीक है, ये भी वो मंदिर थे जो भारत में प्रसिद्ध हैं, 7वीं से 8वीं शताब्दी में बनाए गए, और इनकी विशेषता क्या है, जो कह सकते हैं विरूपाक्ष मंदिर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि पट्टकदल का जो मंदिर है उसमें सबसे ज्यादा शिव जी का जो मंदिर पूजा जाता है वो विरूपाक्ष मंदिर है, और ये दक्षिण भारत में है। ये इसकी क्या है, प्रमुख विशेषता है। बात करते हैं वास्तुकला की। अब इसकी कुछ विशेषताएं आ गई हैं, विशेषताएं बात करते हैं। इन्होंने कई सारे अपने मंदिर की वास्तुकला के बारे में बताया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वास्तुकला, चालुक्य वंश के मंदिर नागर द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है। ठीक है, नागर शैली हो गई, द्रविड़ शैली हो गई, इन सारी शैलियों का मिश्रण है। इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। इनकी वास्तुकला इतनी ज्यादा प्रभावी होती थी, हर व्यक्ति इन्हें देखने के बाद अचंभित हो जाता था कि ये मंदिर बना कैसे लिए इन लोगों ने। तो ये इनकी सबसे ज्यादा क्या थी, विशेषता थी। दूसरा है मूर्तियां। इन मूर्तियों को इस तरीके से बनाया जाएगा, बारीकी से एक एक चीज का ध्यान दिया जाएगा और चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाएगा ताकि मूर्तियों को देखकर भी लोग ज्यादा क्या हो, आकर्षित हो जाए। सजावट, हर चीज में बहुत ज्यादा अच्छे से सजावट की जाती थी, एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा जाता था ताकि ज्यादातर मंदिर जितने ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे, आकर्षित दिखेंगे, लोगों की संख्या उतनी ज्यादा मात्रा में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है शिखर। अब इन मंदिरों में शिखर बनाए जाते थे, वो शिखर इतने ज्यादा फायदेमंद होते थे कि जितने ज्यादा ऊंचे मंदिर के शिखर होते थे राजा का सम्मान उतना बढ़ता था, क्योंकि उस समय पर ये लोगों की मेंटेलिटी थी कि सारे के सारे जो लोग हैं, जितना ऊंचा मंदिर होगा उस राजा का सम्मान उतना बड़ा है। इस तरीके से राजा क्या करते थे, ऊंचे ऊंचे मंदिरों का निर्माण करते थे। प्रवेश द्वार, इन प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता था, और ये जो प्रवेश द्वार होते थे बड़े बड़े होते थे। इन प्रवेश द्वारों में सारे के सारे लोग एक साथ आते थे, तो ये प्रवेश द्वार भी इन मंदिरों की क्या थी, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी विशेषता थी। इसके बारे में भी हम क्या करेंगे,
पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। अब हम आगे बात करते हैं। निष्कर्ष है, चालुक्य वंश की संस्कृति, धर्म, कला और स्थापत्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आज भी दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही वो चीजें हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिल रही है। ये तो देखो बच्चों, आपका ये यूनिट भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आप ये देखो कि आपके लिए मैंने इतनी मेहनत करके नोट्स बनाए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा और काफी सारे ईयर के मैं इसमें टॉपिक्स डालता रहूंगा, जिसमें राजनीतिक विज्ञान, आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ईवीएस हो गया, कई सारी चीजों के बारे में मैं बताता रहूंगा टाइम टू टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जाते जाते क्या करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।